जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम अपना नगरीय प्रशासन जो है टॉपिक उसको कंप्लीट करेंगे। एडिटोरिया बिहार तथ्य संग्रह का ये क्लासेस चल रही हैं। आपको बता देता हूं कि इससे पहले 20 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। तो जो भी स्टूडेंट जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके प्रीवियस वीडियो को देखें, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आए। और बिहार स्पेशल का पूरा बुक हमने थ्योरी वाइज एक एक लाइन वाइज किया है, तो अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो उसको देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नगरीय प्रशासन, सबसे पहला नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। वर्तमान में बिहार में कुल अगर नगर निकायों की बात करें तो 261 है। तो बिहार में कुल नगर निकाय कितनी है? 261 है। नगर निगम आपके 19 है, नगर परिषद 88 है और नगर पंचायत 154 है। तो अगर आपको ये तीनों याद नहीं रहता तो आप 261 याद रखिए कि नगर निकायों की संख्या 261 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में न्यायपालिका, राज्य की न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय पटना का स्थान शीर्ष पर है। मतलब जो हाईकोर्ट होता है किसी भी राज्य सरकार का, वो सबसे उच्च स्थान होता है न्यायपालिका में। तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय का गठन हुआ था। तो उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? आपका फरवरी 1916 में। और किस अधिनियम के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एडवर्ड मैनॉर्ड डैश चैपलेस कैमियर थे। तो इतना बड़ा नाम है, आप चैम्स कैमियर भी याद रख सकते हैं। चैम्स कैरियर या मैनॉर्ड या कैमियर, जो आपको याद रखना है रख लीजिएगा। उच्च न्यायालय पटना में मुख्य न्यायाधीशों सहित 29 न्यायाधीश हैं तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। बिहार के न्यायिक व्यवस्था में जिला एवं अनुमंडल स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय होता है। जैसे आपने देखा होगा आपके जिला में भी कोर्ट होता है, जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। अगर प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य को प्रशासनिक रूप में विभाजित किया जाता है। अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य का जो प्रशासनिक उच्च अधिकारी होता है उसे हम क्या कहते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरीट कहते हैं। ठीक। प्रमंडल का कमिश्नर जिसे आयुक्त कहते हैं। जिला का हेड कौन होता है? डीएम होता है, जिसे जिला प्राधिकारी कहते हैं। अनुमंडल का हेड कौन होता है? आपका अनुमंडल प्राधिकारी, जिसे एसडीओ या एसडीएम कहते हैं। अगर आप बनेंगे तो इस बार एसडीएम की सीटें ज़्यादा हैं तो आपकी पोस्टिंग यहाँ होगी। आगे बढ़ते हैं। बाय द चांस अगर आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए, अंचल बने आप, तो प्रखंड विकास अधिकारी या अंचल प्राधिकारी, सीओ या फिर आरओ जिसे कहते हैं वो आप बनिएगा। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य का प्रशासनिक प्रधान मुख्य सचिव होता है। तो राज्य का जो प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिवालय का प्रधान होता है। मुख्य सचिव का समस्त विभागों पर नियंत्रण होता है। तो सारे मतलब अच्छे से काम देखना। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है और मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का सचिव भी होता है और वह मंत्रिमंडलों की बैठक का प्रधान करता है। तो एक तरफ से समझिए कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरीट अपना एक प्रधान सलाहकार रखते हैं, वही पूरे प्रशासन को देखरेख में चलाता है। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक, जिसका है कला एवं संस्कृति। किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन की पहचान में बौद्धिक विरासत के साथ साथ कला, पर्व, त्योहार, मेले, उत्सव और लोगों के रहन सहन का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हम कलात्मक दृष्टि से देखें तो बिहार का इतिहास बहुयामी तथा समृद्ध है, मतलब बहुत फैला हुआ है। अगर बिहार में कला के इतिहास में स्थापत्य, मूर्ति, चित्र का अद्भुत स्मरण रहा है। आधुनिक काल में यह परंपराएं संगीत, नृत्य, पर्व, त्योहार आदि के रूप में अधिक विकसित हुई। तो बिहार में अगर हम देखें तो कला के रूप अगर देखा जाए बिहार में तो स्थापत्य, चित्रकला, संगीत, नृत्य एवं लोक नाट्य कला, पर्व, त्योहार और मेले हुआ करते थे। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्थापत्य कला की। तो मौर्य काल, बिहार में कला परंपरा के अस्थायी प्रमाण हमें मौर्य काल से प्राप्त होते हैं। मौर्य काल के दौरान बने राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप, गुफा ये सब कला के प्रमुख रूप हैं। पटना के कुम्हरार से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं।
यहाँ एक विशाल कक्ष का अवशेष मिला है जिसमें 80 स्तंभ थे और ये गोलाकार स्तंभ एकाशय पत्थर के बने हैं। संभवतः यह महल पत्थर के स्तंभ पर लकड़ी से निर्मित था। तो पटना के जो कुम्हार से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद का अवशेष मिला, जो ये बताता है कि मौर्य काल के समय में जो आपका स्थापत्य कला है वो आपका उस समय भी था। आगे और देखते हैं हम। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए एकासम पत्थर के स्तंभों का निर्माण करवाया था। इन स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृति है और उल्टे कमल के फूल पर स्थित है। ये तो ऐसे कमल बना होगा, सॉरी उतना अच्छा डिजाइन नहीं है मेरा, छोड़ दीजिए। बिहार में ये स्तंभ लोहरिया, नदनगढ़ पश्चिम चंपारण और लोहरिया, अरेराज पूर्वी चंपारण, रामपुरवा पूर्वी चंपारण, बसाड़ वैशाली में प्राप्त हुए हैं। ये एकासम स्तंभ चुनार के धसूर बालू के पत्थर से निर्मित हैं और इन पर सुंदरता के लिए चमकीली पॉलिश का प्रयोग किया जाता था। तो अशोक के जो धर्म प्रसार ने जो पत्थर यूज़ किए थे वो हमें इन सब जगहों पे देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं। आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों ने अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ ने बराबर एवं नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया था। गुफाओं के भीतरी भाग पर चमकीली पॉलिश का भी उपयोग प्रमुख विशेषता है। मौर्य काल के मूर्ति का अवशेष पटना और उसके आसपास से प्राप्त हुए थे। पटना से यक्ष की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई और ये हल्के भूरे रंग के बालू के पत्थरों से निर्मित थी। पटना के लोहानीपुर से पुरुषों के नगन रूप के 2 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। संभवतः ये जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। इनका निर्माण जैन शैली में कार्योत्सर्ग मुद्रा में हुआ है। पटना सिटी के दीदारगंज में एक स्त्री की मूर्ति मिली है जिसे यक्षी या स्त्री रतन का नाम दिया गया है। भूरे रंग का बालू पत्थर से बनी यह मूर्ति नारी के शारीरिक सौंदर्य को दर्शाती है। तो ये सब जो चीज़ें मिली हैं हमें अवशेष, ये सब बताती हैं कि हमारा जो इतिहास और जो कला है ये बहुत ही पुराना है। पाल काल की अगर हम बात करें तो पाल काल के दौरान स्थापत्य एवं मूर्ति कला का रूप भी अवशेष मिला है। औदंतपुरी, विक्रमशिला, महावीर पाल कला के स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण है। इनका निर्माण ईंटों से किया गया है। आंगन के चारों ओर बरमादे तथा बरमादे के पीछे भिक्षुओं के निवास के लिए कमरे, ये सब आपकी विशेषताएं बताती हैं। ठीक है, चलिए इसमें कोई काम करनी है। यहाँ देखिए मध्यकालीन स्थापत्य। अगर हम तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है। 1353 ईस्वी में इस पर तुगलक शैली का प्रभाव था। ठीक, अफगान शैली का जो सर्वश्रेष्ठ नमूना शेर शाह का मकबरा है, इसका निर्माण सासाराम में 1545 ईस्वी के मध्य हुआ। झील के मध्य अष्टकोणीय आकार में यह मकबरा एक चबूतरे पर बना है और इसके चारों तरफ सीढ़ियां हैं और इसकी छत एक विहित गुंबद है। इसके अतिरिक्त सासाराम में हसन खां एवं हसन शाह का भी एक मकबरा है। तो ये जो भी मकबरा आपको देखने को मिल रहा है ये सब मध्यकालीन स्थापत्य को दर्शाता है। मुगल काल की इमारत का बिहार के सबसे सुंदर उदाहरण 1617 ईस्वी में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है। ठीक है, और जहांगीर के शासन में भी बिहार में हमें इब्राहिम खां खाकर ने बनवाया था, जो निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ है। अगर हम यूरोपीय स्थापत्य की बात करें तो गॉथिक शैली में पटना कॉलेज भवन, बांकापुर चर्च एवं पटना से स्थित पादरी की हवेली, यहाँ से क्वेश्चन आया था, प्रमुख उदाहरण है। इस पर हॉलैंड शैली का प्रभाव था। नवीन यूरोपियन शैली में पटना का राजभवन, पटना सचिवालय और पटना उच्च न्यायालय का निर्माण कराया गया है। जो आपका गोल घर है ये यूरोपीय निर्माण कला का गुंबद प्रमुख है। हिंद इस्लामी शैली में पटना संग्रहालय और सुल्तान पैलेस का निर्माण कराया गया था। तो ये सब यूरोपियन की बात की गई है। चित्रकला की अगर हम बात करें तो पटना कलम 18वीं शताब्दी में पटना में मुगल शैली, ब्रिटिश शैली एवं स्थानीय कला शैली से ये एक क्या है उद्भव हुआ।
पटना कलम शैली का नाम इसे दिया गया। इस कला शैली का जो प्रमुख विशेषता होती है वो क्या होती है? लघु चित्रों का निर्माण। इसका निर्माण कागज तथा हाथी दांत पर किया जाता था और इसमें मुगलों की भव्यता की जगह सामान्य पर्व त्योहार, उत्सव, जीव जंतु और सामान्य जीवों के चित्रों को प्रधान दी गई थी। पहले क्या होता था? मुगलों को और उनके राजाओं को दिखाया जाता था, उनके भवनों को दिखाया जाता था, लेकिन जो आपकी ये लघु चित्र जो थे आपके, इसमें सामान्य पर्व त्योहारों को दिखाया गया है। किसमें? पटना कलम में। अब बात करते हैं मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला की अगर हम बात करें तो मिथिला क्षेत्र की महिलाओं द्वारा इस कला रूप को प्रचलित किया गया। इसके प्रमुख रूप भित्त चित्र और अपरिहन हैं। प्राकृतिक रंगों पर निर्भर इस चित्रकला में धार्मिक एवं वनस्पति चित्रों की प्रधानता है और ये बिहार की प्रमुख चित्रकला है। मधुबनी पेंटिंग्स। मंजूषा चित्रकला, ये कला बिहार के भागलपुर एवं उसके आसपास अंग प्रदेश में प्रचलित है। यह स्थानीय लोक कला है जिसके लोक गाथा को चित्रण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कहानी को क्रमिक एवं श्रृंखलाबद्ध रूप से चित्रित किया जाता है और ये कला बहुला और विषहरी की लोक गाथा पर आधारित है। कौन सी? मंजूषा चित्रकला। अगर हम टंका चित्रकला की बात करें तो गौतम बुद्ध के जीवन एवं उनकी शिक्षाओं से संबंधित चित्रकला को टंका चित्रकला कहा जाता है। टंका तिब्बती भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जिससे लपेटा जा सके। तो टंका चित्रकला भारतीय तिब्बती संस्कृतियों का सम्मिश्रित शैली है। जादो पेटिया चित्रकला, ये संथाल जनजाति क्षेत्र के रीति रिवाजों, धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। तो अगर आपसे पूछे कि संथाल जनजातीय क्षेत्र के कौन सी थी, तो जादो पटिया चित्रकला। जनजातियों द्वारा कपड़े या कागज पर जादो पिटिया चित्रकला की जाती थी। अगर हम संगीत कला की बात करें तो बिहार में उत्सव, त्योहारों एवं शुभ अवसरों पर स्थानीय संगीत का प्रचलन रहा है। चैता, चैता माह में गाया जाने वाला एक लोकप्रिय गीत है। कौन से माह में? चैत माह में। चैता। फाल्गुन माह में होली के अवसर पर यह गाया जाता था। कजरी या सावन के समय युवक युवतियां द्वारा गाया जाने वाला एक लोकगीत है। बार हमासा, इसमें वर्ष के प्रत्येक माह की विशेषताओं की गीत द्वारा वर्णन किया गया है। जांतसारी, ये महिलाओं द्वारा चक्की अथवा जांता का उपयोग करते समय ये लोकगीत गाया जाता था आपका जांतसारी। नचारी, यह भगवान शिव की स्तुति में गाया गया है और यह कवि विद्यापीठ के गीतों का संकलन है। सोहर, शिशुओं के जन्म और महिलाओं द्वारा गाया जाता था ये। लगनी और सुमगली, ये विवाह के शुभ अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता था। पहटोहिया, यह देशभक्त से भरा गीत है और यह गीत श्री रघुवर नारायण की रचना है। फिरंगिया, यह देशभक्त से भरा गीत है और इसका प्रचलन स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहुत अधिक हुआ था। और पूर्वी, इसमें बहिरीनियाँ अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन गीत द्वारा करती हैं। इसमें फिर आगे लोकनीत और लोक नाटक है, तो देख लीजिएगा जोगडिया नीत, लौंडा नीत, करिया सुमर नीत, झिझिया नृत्य, सामा चेकवा, डोमकच, जट जाटिन और विदेशिया, ये सब आपके नाटक और नृत्य होते थे, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। अगर हम पर्व और त्यौहार की बात करें तो सबसे पहला आता है वसंत पंचमी। बिहार के माघ सावन पंचमी को वसंत पंचमी मनाया जाता है। इस बीच छात्र सरस्वती पूजा का क्या करते हैं? सरस्वती पूजा मनाते हैं। रामनवमी, भगवान राम के जन्मोत्सव पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी को रामनवमी बनाया जाता है और रामायण का पाठ इसमें किया जाता है। होली की बात करें तो फागुन माह की पूर्णिमा को यह त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। शिवरात्रि की बात करें तो भगवान शिव एवं माता पार्वती के विवाह के अवसर पर यह त्यौहार आपका मनाया जाता है। रक्षाबंधन, श्रावण माह की पूर्णिमा को यह त्यौहार मनाया जाता है और ये भाई बहन की राखी कलाई पर राखी बांधती हैं। तीज, ये व्रत
सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए मनाती हैं। जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर यह त्यौहार भाद्र मास की अष्टमी को मनाया जाता है। और विजयदशमी की बात करें तो शिवाहन माह की दसवीं तिथि को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है और इस दिन रावण का पुतला दहन किया जाता है। दीपावली की बात करें तो कार्तिक माह के अमावस्या को यह त्यौहार मनाया जाता है। यह भगवान राम द्वारा रावण का वध करके अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा, दिवाली के अगले दिवस पर यह त्यौहार मनाया जाता है और इस दिन घर में गाय, बैल आदि पशुओं की पूजा की जाती है। छठ पूजा बिहार का सबसे प्रमुख त्यौहार पूछा जाता है क्वेश्चन। ये आपका छठ पूजा है। कार्तिक मास की पंचमी एवं षष्ठी तिथि को यह त्यौहार मनाया जाता है और इस अवसर पर जो व्रती उपवास में रहकर सूर्य एवं जल की पूजा करते हैं। तो हमने त्यौहार के बारे में पढ़ा। आगे और देखते हैं त्यौहार। गुरु गोविंद सिंह जयंती, सिखों द्वारा 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह के जन्मदिन पर शोभा यात्रा निकालकर इसे मनाया जाता है और गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पटना बिहार है। महावीर जयंती, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जन्म के अवसर पर चैत्र माह में ये मनाया जाता है। और अगर हम बुद्ध जयंती की बात करें तो वैशाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध के जन्म के अवसर पर बुद्ध जयंती मनाई जाती है। अगर हम मेले की बात करें तो हरिहर क्षेत्र मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर, याद रखिएगा हरिहर क्षेत्र मेला ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर, जो गंडक नदी के किनारे आयोजित किया जाता है और ये सोनपुर मेला के नाम से भी प्रसिद्ध है। कार्तिक पूर्णिमा मेला यह आपका सोनपुर में गंगा स्नान के रूप में माना जाता है। यहाँ पे गंगा स्नान कर हरिहर नाथ की पूजा की जाती है और इस दिन सोनपुर मेला के 1 मास के लिए प्रारंभ होता है। आगे बात करें अगर हम वैशाली का मेला तो महावीर की जन्म स्थली में चैत्र मास में वैशाली मेले का आयोजन किया जाता है। जानकी मेला, सीतामढ़ी में सीता माता की जन्मस्थली पर चैत्र मास में जानकी मेला आयोजित किया जाता है। सौराठ मेला, जिसे हम मिथिलांचल या मधुबनी शादी विवाह के सुगम बनाने के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। पितृपक्ष मेला, यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा था आपका। पितृपक्ष मेला ये सितंबर अक्टूबर माह में आयोजन किया जाता है। इस मेले में हिंदू धर्म के लोग अपने पूर्वज के मोक्ष के लिए फल्गु नदी, हाँ ये पूछा था, फल्गु नदी के तट पर, याद रखिएगा, पिंडदान करते हैं। मंदार मेला, बांका जिले में मंदार पहाड़ियों पर प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर मंदार मेला आयोजित किया जाता है। और मलमास मेला, ये राजगीर के मलमास माह में लाखों भक्त गर्म पानी के झरने में स्नान करने एवं पूजा करने आते हैं। आपका मलमास मेला कहाँ? राजगीर में। मंदार मेला बांका में, पितृपक्ष गया में। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आज हमने मेला के बारे में पढ़ा, त्योहारों के बारे में पढ़ा, नित्य कथा के बारे में पढ़ा और ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो इस क्लास अगर अच्छा लग रहा हो तो इस क्लास को आप फॉलो करें शुरू से लेकर अंत तक। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें और 17वीं बीपीएससी में अपना अच्छा मार्क्स गेन करने की कोशिश करें। 30 मार्क्स का बिहार स्पेशल आता है, 30 मार्क्स आपके साइंस के आते हैं, तो साइंस पे भी फोकस रखिएगा। करंट अफेयर को ज़्यादा रिवाइज कीजिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए और 3-4 सब्जेक्ट को अच्छा रखिए जिससे आपका बीपीएससी प्री क्लियर हो जाए। जय हिंद।